चलो निकालो, क्वेश्चन नंबर करते हैं अगला। चलो देखो क्वेश्चन नंबर दिखाना, क्वेश्चन नंबर 6 ना, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये कह रहा है गिवन दैट, आपको दिया है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको गिवन है कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3 है, एंड यानी A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है और A का डिटर्मिनेंट -4 है। तो बोला है कि देन, तो तब आपको फाइंड करना है एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट। तो बताओ एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? मतलब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और A का डिटर्मिनेंट -4 है, तो इसके एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? सही है। तो ये तुम्हें ना पढ़ाया था कि एडजॉइंट A जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, ये इसकी पावर n-1 होता है। यानी जो ये ऑर्डर दिया होता है ना, एक ऑर्डर कम हो जाता है। तो इसका मतलब इसके एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट बराबर होता है A के डिटर्मिनेंट का पावर n-1। ये n होता है ऑर्डर 3 है तो 3-1 हो जाएगा। तो इसके डिटर्मिनेंट की पावर 2 हो जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट -4 था तो -4 की पावर 2 हो जाएगा और आंसर 16 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे ना समझे, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हो गया छठा क्वेश्चन। ये लिखा है कि 7वां क्वेश्चन लिखा है ना कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए। तो मैंने सेट ए में से एक रिलेशन दे रखा है। सेट ए क्या है? 1 2 3 है और रिलेशन देखो क्या दे रखा है, डिफाइन एज रिलेशन ऐसे डिफाइन है, 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का 2 से, 2 का 3 से, सॉरी 2 का भी 2 से, फिर 3 का 3 से है। ये बस इतना रिलेशन है। बोलता है कि बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शेल बी रिमूव। इनमें से कौन सा ये ऑर्डर पेयर हटा दें कि रिमूव करने पर इट मेक एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। तो ये ना सेट ए में इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। पढ़ लिया क्या तुमने? बोला ना कि ये एक ना सेट है 1 2 3। तो अगर हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो इसमें से कोई एक ऑर्डर पेयर फालतू है, उसे हटाना है। तो बताना छांट के कौन सा फालतू है। तो देखो इक्विवेलेंस वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव होने के लिए बताया था ना, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसमें 3 एलिमेंट है ना, तो तीनों का खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से, 3 का, तो ये 3 तो होने ही चाहिए। अब सिमेट्रिक में क्या पढ़ाया था कि अगर A का रिलेशन B से है तो इसका उल्टा B का रिलेशन A से भी होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 से तो इसका उल्टा 1 का रिलेशन 1 खुद हो गया, 2 का रिलेशन 2 से तो उल्टा 2 का 2 से खुद हो गया, 3 का 3 से उल्टा 3 का 3 हो गया ना सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में बताया था कि A का पहले B से देखते हैं और फिर B का किसी तीसरे C से। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो तीसरा A का C से भी मिलना चाहिए। अब मान लो 1 का 1 से रिलेशन है तो फिर 1 का भी 1 ही से, तो तीसरा देखना ही पड़ा। मतलब क्या है ना कि जैसे 1 का 1 से है तो 1 का 2 से है, तो फिर तीसरा ढूंढना पड़ेगा 1 का 2 से, ये तो रहा। फिर ऐसे ही 2 का 2 से है, 2 का किसी और से होना चाहिए था, फिर उसका किसी और से। तो जब वो है ही नहीं तो देखेंगे ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये फालतू है बस। अगर हम इसको हटा देंगे ना तब भी ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रहेगा, सिर्फ ये इक्विवेलेंस भी बना रहेगा। तो सिर्फ कौन से फालतू है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि ऑर्डर पेयर 1 और 2 को अगर हम रिमूव कर देंगे तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, इसमें लिखता है कि इफ, यानी यदि एक मैट्रिक्स दे रखा है 2a + b और a - का 2b और 5c - d
और लिखा है 4c प्लस 3d। ये इक्वल दे रखा है, ये इक्वल मैट्रिक्स जो है ना, यानी तो इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं? ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो हमें बोला है देन वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू पता करना है a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d इज इक्वल टू क्या? सही है, 4 ऑप्शन है, 8, 10, 4 घटा 8। सही है। अच्छा ध्यान से देखो, ये दोनों, ये भी 2-2 के ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है और ये भी 2-2 के ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, और बीच में बराबर का निशान है, तो क्या हो गया ये इक्वल मैट्रिक्स। तो ये पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा वाला, तो हाँ, तो लिख देंगे ना कि वी नो दैट द correspond इफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर corresponding एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो 2a प्लस b ये सेम टू सेम किसके इक्वल होगा? ये इक्वेशन एक बन गया, और ये वाला -3 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया? अब इन्हें सोल्व करना है, तो यहाँ 2a है और यहाँ पे 1a है, तो यहाँ पे 2a गुना करके सेम हो जाएगा, फिर घटाने पे b का मान आ जाएगा। या फिर हम ऊपर वाले में 2 गुना कर दें तो ये 2 भी हो जाएगा और ये माइनस का 2 भी, तो ऐड करने पे कट के ये कम आ जाएगा। तो क्या करना चाहते हो? तो ऐसा करो, नीचे वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a, नीचे यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2a माइनस 4b, और 2 यहाँ भी गुना होगा तो -6। अब ना समीकरण 1 में से 2 घटा दो, लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो पहला वाला लिखो कि 2a प्लस b बराबर 4, इसमें से माइनस करेंगे अभी, 2a घटा 4 और -6, अब निशान चेंज करो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये भी, तो 2a से 2a कट गया, 4 और 1 और ये जुड़ के 10 हो गया। अब 5 से कट जाएगा तो b का मान 2 आ गया। अगर b का मान 2 यहाँ रख देना, b का मान अगर 2 यहाँ रख दें तो 2 उधर जाके घट जाएगा, 4 में 2 गया 2 और 2 बटे में जाएगा, तो a का मान क्या जाएगा? -1 कैसे आएगा? 2a जमा b का मान 2 बराबर 4 रखेगा, तो b 2 प्लस का उधर जाएगा, तो 2a बराबर 4 घटा 2, तो 2a बराबर 2, तो a की वैल्यू हो जाएगा 2/2, कट जाएगा, a का मान 1। ऐसे अभी ये वाला 5c घटा d ये 11 के इक्वल हो जाएगा, और ये 4c जमा बराबर, अब देखो ये 3d है और ये माइनस का d है, अगर यहाँ 3 गुना कर दें तो ये दोनों 3 सेम हो जाएंगे, और माइनस प्लस जोड़ने पे कट जाएंगे ना। तो ऊपर वाले में 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई करने पर जाएगा 3 × 5 = 15c, और 3 × 3d, और 11 × 3, और इसके नीचे लिख दो ये वाला 4c जमा 3d और प्लस 24, और इन्हें क्या कर दो, ऐड करने से ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 19c, और ये घटाने पे जोड़ने पे क्या जाएगा? तो 19 के पाड़े में 57 कितनी बार कटेगा? 3 बार, तो c बराबर हो जाएगा 3। तो c का मान अब अगर यहाँ रख दें, c का मान क्या रख दें, तो यहाँ 5 गुना c का मान 3 घटा d बराबर 11, तो 5 दिया 15 घटा d बराबर 11, तो घटा d उधर जाएगा तो जमा d हो जाएगा, घटा d उधर जाएगा तो जमा d, तो हो जाएगा 15। वीडियो से बाहर हो गया क्या? तो 15 घटा d बराबर 11 था ना, तो घटा d उधर चल जाएगा, तो 15 बराबर 11 जमा d, और 11 इधर घट जाएगा, तो 4 आ गया d का मान, है ना। हमें क्या निकालना था? a प्लस b घटा c जमा 2d, तो a का मान क्या आया था अभी? 1, तो यहाँ पे लिख 1, b का मान 2 घटा c का मान 11 है, 3 आया है, और जमा 2 गुना d का मान 4। सोल्व कर दे तो 2 और 1 3, 3 में 3 कट गया, तो 4 दूनी 8 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? प्लस का ए ऑप्शन, ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नौवां क्वेश्चन है कि द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू, ये ना एक कर्व है, ये एक कर्व है, कहता है द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन।
हमें कहता है वो पॉइंट पता करो एट विच द नॉर्मल टू द कर्व, यानी इस कर्व पे मान लो ये कोई कर्व है, ये वाला कर्व है, मान लो इसका ग्राफ ऐसे मान लो है, तो बोला ये कर्व है, तो कर्व के ना किसी पॉइंट पर एक लाइन ऐसे छू के जाती है, इसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन, और जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है ना इसे नॉर्मल बोलते हैं। तो बोल रहा है ना, दोबारा सुनो, ये कोई कर्व होता है ना, इसके किसी पॉइंट पर एक पॉइंट से कोई लाइन छू के जाए वो टेंजेंट होता है, और इस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन हो जाता है वो नॉर्मल होता है। तो बोल रहा है ना, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 4y - 7 = 0 इज, तो इस कर्व के ऊपर जो नॉर्मल खींचा गया है ना, तो ये नॉर्मल ना परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ये लाइन दे रखा है 3x - 4y - 7 = 0, ये दे रखा है, ठीक है। आगे समझे? तो अब ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। तो पर्सन ये है कि ये कर्व है, सुनो ध्यान से, ये एक पर्सन है कि ये कर्व है और इस कर्व के ऊपर एक नॉर्मल खींचा गया है, तो जो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमें पता करना है कि वो पॉइंट कौन सा है जहाँ से नॉर्मल खींचा गया है, तो हमें ये पॉइंट पता करना है। तो इसको करने के लिए पहले क्या करेंगे, इस कर्व का डेरिवेटिव कर लेंगे। तो कर्व का डेरिवेटिव करने से हमें ना स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है, सही है। तो हम पहले इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, dy/dx, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। तो ये मेरा आ गया क्या, ये मेरा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप होता है -1 ये होता है dy/, तो ये लिख दोगे। तो पहले इसका एलसीएम ले लें बटे में लेके, तो x इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा x² और x² इधर चला जाएगा तो x² -1, तो यहाँ आ जाएगा x² -1 ये x² ऊपर गुना हो जाएगा तो आ जाएगा -x² -1। ये मेरा आ गया नॉर्मल का स्लोप आ गया, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप आ गया, मान लो m आ गया, तो ये m आ गया। अब मुझे ये जो लाइन दिया ना, मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, तो मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ लाइन। लाइन क्या था 3x - 4y - 7 बराबर। अब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। देखो स्लोप निकालने के लिए y को उधर भेज दो, तो 3x - 7 बराबर 4y जो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये y को डिवाइड में ले आओ, तो y ऐसा करो 4y पहले इधर लिख लो और ये जो 4 है ना डिवाइड भेज दो दोनों के, तो y के हो जाएगा 3x - 7 और दोनों के बटे में। तो अब कंपेयर करोगे ना y बराबर mx + c से, तो m यानी स्लोप होता है, तो यहाँ पे स्लोप 3/4 मिलेगा। तो हमारे का स्लोप आ गया स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन का स्लोप क्या बोला है 3/4, ये m2 मान लो। अब क्या बोला था कि ये जो नॉर्मल है ना इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो देखो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है ना वो -1 होता है। तो देखो ये लाइन का स्लोप है और ये इस कर्व के नॉर्मल का स्लोप है, ठीक है। इस कर्व के ऊपर जो नॉर्मल है उसका स्लोप है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। ये मान लो m1 है और ये m2 है, इनका प्रोडक्ट कर दो। अब तो इनका प्रोडक्ट मैं यही कर देता हूँ, m1 गुना m2 में -1 आएगा, ठीक है। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ये वाला यहाँ लिखो माइनस का x² अपॉन x² -1 और इसे गुना कर दो, इसका स्लोप क्या था 3/4। ये माइनस से ये माइनस कहीं ना कहीं कट जाएगा, सही है। अब ये हो जाएगा गुना होके 3x², चलो इसे गुना कर देते हैं 3x का, और बटे में ये 4 इससे गुना होगा तो 4x² और घटा 4 एकम 4 और बराबर 1/1 बचेगा। तिरछा गुना कर दो, क्या कर दो, यहाँ जगह नहीं हो पा रहा है।
तो अब इसको तिरछा गुना करोगे तो 3x का स्क्वायर बराबर 4x का स्क्वायर और माइनस का 4। अब ये जो माइनस का 4 इधर आके जमा 4 हो जाएगा और ये जो प्लस का 3x स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया तो x का स्क्वायर बराबर 4। तो x का स्क्वायर बराबर 4 आ रहा है। 4 होता है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। अगर मान लो मुझे अभी अभी x की वैल्यू मिल गई है ना, तो मेरा कर्व क्या था? कर्व था मेरा x प्लस 1/x था ना। तो अभी अभी x का मान क्या है? 2 आया है। तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे x की जगह एक बार प्लस का 2 पुट कर देंगे और एक बार माइनस का 2 पुट कर देंगे। सही है। तो एक बार प्लस का 2 पुट कर दोगे ना तो y के लिए हो जाएगा 2 प्लस 1/2। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 5/2। तो हमारा एक पॉइंट आ जाएगा 2 पे 5/2। और एक बार माइनस का 2 पुट करोगे तो माइनस 2 पुट करने पर आ जाएगा तुम्हारा -2 और -1/2। इसका भी एलसीएम लोगे तो 2 दूनी -5/2। तो तुम्हारा पॉइंट आएगा -2 पे -5/2। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? तो 2 पे आ रहा है 5/2। तो यानी ये वाला ऑप्शन होगा ना 2 पे 5/2। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे से ये कर्व था, कर्व का टेंजेंट था, टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल था। ये नॉर्मल एक लाइन का परपेंडिकुलर था। तो पहले इस नॉर्मल का स्लोप निकाला, इस लाइन का स्लोप निकाला। दोनों दूसरे परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या रख लिया? -1 रखने के बाद इन्हें सोल्व किया तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा और x का वैल्यू इस कर्व में रख देना है वहाँ पे। तो y की वैल्यू भी मिल जाएगा और जो x y दोनों आ जाएगा ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं। 10 में लिखा है साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x जहाँ x का मॉडुलस 1 से छोटा है। तो बताना है इज इक्वल टू ए किसके इक्वल है? 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है किसके इक्वल है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ना ये क्या लिखा हुआ है? साइन tan इनवर्स x लिखा हुआ है। ठीक है, y मान लो। ठीक है, देखो ये जो tan इनवर्स x है ना, इसे बगल में आ जाओ। लेट कर लो कि जो tan इनवर्स x है ना ये थीटा है। क्या मान लिया? ये tan उधर चला जाएगा, इनवर्स उधर चला जाएगा तो x बचेगा बराबर, और tan थीटा पड़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन, और x के नीचे 1 होता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो ये थीटा मान लो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा x और बेस क्या हो जाएगा? अब इसमें पाइथागोरस लगा दो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? वो तो निकालना है। परपेंडिकुलर x का स्क्वायर और बेस भी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये स्क्वायर जाके क्या चढ़ जाएगा? अच्छा, हम x स्क्वायर प्लस 1 लिखे या 1 प्लस x स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद मुझे साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए? तो साइन थीटा फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने x है और हाइपोटेनस अभी निकाला था x स्क्वायर प्लस, तो अपॉन में आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस। तो मेरे को साइन थीटा की वैल्यू पता चल गया इतना है। अगर मुझे थीटा चाहिए, क्या चाहिए? तो साइन उधर जाके इन्वर्स चढ़ जाएगा। तो साइन इन्वर्स ये हो जाएगा x अपॉन, अच्छा अंडर रूट भी है, अंडर रूट भी लेंगे ना। सही है, सही है। तो थीटा किसके इक्वल आ गया? साइन इनवर्स क्या आ गया। और यहाँ पे अभी हमने इसको क्या लिया था? थीटा। तो ये tan इनवर्स x भी थीटा था और थीटा साइन, ये दोनों क्या हो गए? बराबर। तो मैं थीटा की जगह ये भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको क्या माना था? थीटा। और ये tan इनवर्स x थीटा के बराबर था और थीटा इसके बराबर है। तो यानी ये tan इनवर्स इस साइन इनवर्स के बराबर है। तो इसीलिए इस tan को हटा के क्या लिख दो? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है तो x अपॉन में क्या बचा? तो ढूंढो ऐसा ऑप्शन है कहीं? डी ऑप्शन है। तो ऐसा ऑप्शन आगे पीछे भी हो सकता है।
1+x², तो डी ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11वां। 11 में लिखा है ना कि लेट द रिलेशन आर इन सेट ए, कि मान लो ना एक रिलेशन है सेट ए से। सेट ए क्या है कि x बिलोंग्स टू जेड, जेड होता है इंटीजर, x जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है और x की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी है लेकिन 12 के इक्वल और 12 से छोटी है। यानी इस सेट में जो x एलिमेंट x हैं वो 0 से 12 तक के शामिल है। आगे बोलता है रिलेशन क्या है कि गिवन है रिलेशन कि ये ऑर्डर पेयर बनाएगा ए और बी का, और ऑर्डर पेयर क्या बनाएगा कि a माइनस बी का जो मॉडुलस होगा इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल आना चाहिए। फिर पूछा जब ये 4 का मल्टीपल आना चाहिए तो देन, तो हमें एक के साथ बोल रहा है देन 1 इज इक्विवेलेंस क्लासेस। तो बताओ जो एक है वो कितने के साथ इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएगा जिसमें कंटेन 1। तो 4 ऑप्शन है, 1 5 9 के साथ, 0 1 2 5 के साथ, या 5 के साथ, या पूरे सेट ए के साथ। देखो तो हमारे पास ये सेट है, सेट ये वाला है, हाँ ये सेट है 0 से 12 तक। हमें रिलेशन क्या बनाना है कि ए बी का ऑर्डर पेयर, उन्हें घटाने पे 4 का मल्टीपल यानी 4 के पहाड़े में आना चाहिए। तो एक सेट है, एक सेट है, यहाँ पे 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बन रहे हैं 12 तक। यहाँ पे भी सेम एक, ऐसे मान लो है ना। तो हमें बोल रहा है कि दिखाना 2 मिनट, पढ़ा नहीं मैं ढंग से। तो ये लिखा है कि लेट द रिलेशन इन ए सेट ए गिवन बाय रिलेशन देन 1, तो द इक्विवेलेंस क्लास कंटिन्यू। अच्छा इक्विवेलेंस क्लास जोड़ना है बस। वैसे तो देखो बहुत सारे पेयर बनेंगे जो 4 का मल्टीपल बनाते हो, लेकिन हमें बस एक के साथ पूछा है, बस एक के साथ कौन कौन बनाएगा। तो बताओ एक, मान लो इधर वाला ए है, एक, तो एक के साथ क्या ऑर्डर पेयर लें कि उन्हें घटाने पर 4 का मल्टीपल आ जाए। तो एक के साथ एक ले सकता हूँ क्योंकि एक में से एक घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यानी हम एक के साथ एक चुन सकते हैं, एक के साथ क्या 2 चुन सकते हैं। एक के साथ 2 चुनोगे ना तो एक में से 2 गया, घटा 1 आ जाएगा, और घटा 1 का मॉडुलस +1, और 1 4 का मल्टीपल होता है, 1 4 का मल्टीपल नहीं होता है। ऐसे एक के साथ 5 ले सकते हो आप, क्यों, क्योंकि 1 घटा 5 करोगे ना तो एक में से 5 गया, घटा 4, और घटे 4 का मॉडुलस +4 आ जाएगा, और +4 भी क्या होता है इज मल्टीपल ऑफ 4। सही है। ऐसी एक के साथ तुम क्या ले सकते हो, एक के साथ ले सकते हो 9, एक के साथ क्या ले सकते हो, तो एक के साथ 9 लोगे ना तो -8 आएगा, और -8 का मॉडुलस 8 आ जाएगा, और 8 भी क्या होता है इज मल्टीपल ऑफ 4। ऐसी एक के साथ तुम क्या ले सकते हो, क्या 10 11 12 ले सकते हो, नहीं ले सकते। अगर तुम एक के साथ 10 लोगे ना तो घटाने पे 9 आएगा, 9 4 का मल्टीपल नहीं होता है। तो एक से एक का लेना है ना, तो हमने क्या क्या लिया, एक के साथ एक लिया, एक के साथ 5 लिया, और एक के साथ 9 लिया। तो हमारा इक्विवेलेंस क्लास पता है क्या बनेगा, 1 5 और 9 बनेगा। सही है। तो हमारा आंसर आएगा 1 5 9। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। पर्सन ये था ना कि तुम्हें ना ये जो रिलेशन बना रहा है ये एक के साथ ढूंढना है बस, बाकी सबके साथ मत ढूंढो, सिर्फ एक के साथ। एक के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट का रिलेशन बनाया ना ए बी का जोड़ा, जिन्हें घटाने पे और मॉडुलस निकालने पे 4 का मल्टीपल आ जाए, 4 का गुणज आ जाए। तो हम एक का एक से बनाएंगे, क्योंकि एक में से क्या 0 ना 4 का मल्टीपल होता है। ऐसी फिर हाँ 0 सब संख्याओं का मल्टीपल होता है। फिर ऐसी एक में से 5 गया, घटा 4 तो 4 का मल्टीपल, और एक में हो गया 8, 8 भी 4 का मल्टीपल होता है। तो एक के साथ क्या क्या मिल रहा है, एक के साथ इक्विवेलेंस क्लास 1 बना रहा है, 5 बना रहा है और 9 बना रहा है। आंसर हो गया 1 5 9। ठीक है।